हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए गणित के 20 ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्का इस वीडियो से मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो 20 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 20 प्रश्न में से 15 नंबर इस वीडियो से मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो है ना आप लोग को वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने की गारंटी है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कराएगी, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि 17/24 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया शांत या फिर अशांत या फिर आवृत्ति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है ना आप लोग इस तरह ये सही जवाब नहीं दे पाइएगा। इसको पहले आप लोग को सोल्व करना होगा। जब भी आपसे दशमलव प्रसार पूछे और ऑप्शंस में रहे शांत या फिर अशांत, तो आप जो है ना इस तरह इसको सोल्व कीजिएगा। जो भी संख्या रहेगा ना तो बटे में, जैसे कि यहाँ पे 17/24 है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हर है, जैसे कि यहाँ पे हर कितना है 24 है ना, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि फैक्टर करेंगे। जब हम लोग 24 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 के पावर 3 आएगा गुणा 3 के पावर 1 आएगा। तो यहाँ पे जब भी कोई अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि जब हर का फैक्टर करेंगे, अगर 2 की घात या फिर आपका 5 की घात आए तो आपका जो होता है ना उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आया हुआ है, 2 के पावर 3 आया हुआ है, लेकिन इनके साथ साथ 3 के पावर 1 आया हुआ है। हम लोग जानते हैं अगर 2 की 5 और 5 के घात के अलावे अन्य की घात आ जाए तो वो आपका होता है अशांत। तो यहाँ पे 2 की घात तो आया हुआ है, लेकिन ये 3 के पावर भी आया हुआ है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको दशमलव प्रसार पूछे कि इसका शांत होगा या अशांत होगा, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, जो हर होगा ना हर का फैक्टर करना है। अगर फैक्टर में 2 की घात आए या फिर 5 की घात आए तो वह शांत होगा, या फिर सिर्फ 2 की घात आए या फिर सिर्फ 5 की घात आए ना तब भी वो शांत होगा, लेकिन इनके अलावे अन्य की घात आए तो वो आपका क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते ये प्रश्न जो है ना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो उसी टाइप का, लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो देखिएगा क्या कराई कि 11/25 का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए जो आप लोग को सबसे पहले प्रश्न को देखना पड़ेगा कि प्रश्न क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे 11/25 है ना, तब भी जब भी कोई ऑप्शंस में दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव में रहेगा ना, तो इसको आप लोग को इस प्रकार सोल्व करना होगा। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, जो संख्या है ना उसको अपने कॉपी में उतार लेना है। जैसे कि यहाँ पे 11/25 का पूछ रहा है दशमलव प्रसार, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, हर का फैक्टर करना होगा। जब हम लोग 25 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 5 के पावर 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंश में 11 दिया हुआ है तो 11 को लिख देंगे। अब देखिएगा हम लोग 5 को किससे गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम लोग अगर 5 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा। अब इसको जब नीचे में 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर में भी 2 से गुणा करना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि 5 के पावर 2 है ना, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग 2/2 से गुणा करते हैं ना, अंश को भी और हर को भी सेम संख्या थे, सेम संख्या से, तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 की घात देंगे और यहाँ पे भी ऊपर में भी 2 की घात देंगे। इससे क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, बराबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 11 को गुणा करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा जब आपका आधार अलग अलग होता है लेकिन पावर सेम होता है तो पावर एक ही को रहता है और आधार आपस में गुणा हो जाता है। हम लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिएगा जब 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौको 44 हो जाएगा, और 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100। तो दोस्तों इसको हम लोग जो है ना देखिएगा 2 शून्य जो है ना 2 अंक को एडजस्टमेंट करता है, यानी कि यहाँ पे हम इसको 44 लिख सकते हैं, और 1 के बदले में जो है ना पॉइंट होता है यानी कि दशमलव होता है, यानी कि 0.44, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते ये भी आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होके बढ़िया तरह से समझते हुए जाना है। और दोस्तों अगर आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए ना तो आप लोग कमेंट कीजिए, अब जो है ना मैथ का रेगुलर वीडियो आएगा। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्णांक संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन सी में आपका दिया परिमेय संख्या, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, चाहे गुणनफल चाहे भागफल, और आपका जो है ना अंतर क्यों ना पूछे, हम लोग जानते हैं कि जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से योग करते, गुणनफल करते, भाग करते हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को याद रखना होगा जब भी एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से योग, अंतर, भागफल, गुणनफल करेंगे ना तो उनका जो रिजल्ट होगा हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि 3 नंबर के कॉन्सेप्ट पर है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि 3 + √3 है। ऑप्शन ए में आपका दिया परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या फिर पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो 3 है ना यह एक प्रकार का परिमेय संख्या है और √3 आपका अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट को क्या देखें कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा कि बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए जो है ना ये 20 प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। तो ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से आप लोग को 15 नंबर पक्का मिलने वाला है। प्रश्न जो है ना इसी टाइप के यही कॉन्सेप्ट पे पूछे जाएंगे, इसीलिए हम आप लोग को कह रहे हैं कि हम जो भी पॉइंट्स वगैरह बोल रहे हैं ना तो उसको आप लोग नोट्स जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा प्रश्न ये कराए कि 5 नंबर प्रश्न की 22/7 है एक। ऑप्शन ए में आपको दिया परिमेय संख्या या फिर पूर्णांक संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 22/7 एक प्रकार का क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो भी संख्या p/q के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन ये q जो होगा ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 22/7 जो कि p/q के फॉर्म में है और ये p और q जो है ना कोई पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये 22/7 जो है ना पाई का वैल्यूज होता है, ठीक है। और दोस्तों पाई का और एक वैल्यूज होता है, देखिएगा पाई का और एक वैल्यूज होता है 3.14, ठीक है। तो ये 3.14 भी जो है ना एक प्रकार का परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ना एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि द्विघात बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों एक आप लोग को कॉन्सेप्ट बताते हैं, जितना घात होगा उतना ही बहुपद की शून्य की संख्या होगा। तो यहाँ पे द्विघात है ना, द्विघात यानी कि जिसका घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपदों की शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि घात 2 है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों रेखिक बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होता है ना 1 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। आप लोगों को बताया ना कि जितना घात होगा उतना ही बहुपद के शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करे कि बहुपद x² - 16x + 30 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्यक 15 हो। ऑप्शन ए में आपका दिया 30, और ऑप्शन बी है 14, और ऑप्शन सी में आपका दिया 15, और ऑप्शन डी में आपका दिया 16। काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा जो बहुपद है ना मान लेंगे कि इस बहुपद में के घटाएंगे और जो प्राप्त बहुपद का जो शून्य होगा ना 15 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जब शून्य कितना दिया 15 दिया हुआ, यानी कि x की जगह कितना रखेंगे 15 रखेंगे। तो जहां जहां x है ना वहां पे आप लोगों को 15 रखना है सिंपली। तो यहाँ पे पहले x² है तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -16 गुना x की जगह 15 रखेंगे, फिर प्लस
फिर हम लोग क्या घटाएंगे, एक घटाएंगे तो यहाँ पे जो प्राप्त बहुपद होता है ना, प्राप्त बहुपद का शून्य कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम लोग 16 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 240 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 30 देंगे, फिर माइनस के बराबर शून्य। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 225 और 30 कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। ठीक है, 255 माइनस 240 माइनस के बराबर क्या होता है, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जब 255 में जब 240 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। 15 माइनस के बराबर शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे के का वैल्यूज ज्ञात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा 15 प्लस में है, जब शून्य की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के बराबर कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो के का वैल्यूज कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे घटाया जाएगा। कभी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि बहुपद रहेगा दिया हुआ, अब बोलेगा कि क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्य, यहाँ पे शून्य भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब घटा दिए तो यहाँ पे अगर जोड़ने का बात आएगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, तो उसी यही कॉन्सेप्ट में वो भी प्रश्न बनेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य के ऑप्शन ए में आपका दिया 2,2 और ऑप्शन बी में आपका दिया 5,5 और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 1,-1 और ऑप्शन डी में आपका दिया √2, -√2। काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे आते हैं। तो देखिएगा इसको हम लोग कहेंगे शुद्ध द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात बहुपद। और दोस्तों शुद्ध द्विघात बहुपद को जो है ना हम लोग इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि ये शुद्ध द्विघात बहुपद है, ये भी बात आता है। तो देखिएगा शुद्ध द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होता है आपका शुद्ध द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसमें जो है ना बी एक्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें बी एक्स नहीं होता है। ऐसे में तो जो द्विघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। लेकिन जो शुद्ध द्विघात बहुपद होता है इसमें बी एक्स नहीं होता है। तो इसी के थ्रू से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जब भी शुद्ध द्विघात बहुपद होगा ना तो आप लोग को इस तरह सोल्व करना है। तो देखिएगा जो प्रश्न है उसको पहले आप लोग को नोट कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -5। जब शून्य की तरफ जाएगा तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जब स्क्वायर लेफ्ट साइड में होता है तो राइट साइड में जाने के बाद क्या होता है, रूट में चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस माइनस रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यूज कितना आया, 1√5 आया हुआ है और आपका एक्स का वैल्यूज एक -√5 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑप्शन डी को जो है ना इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे √5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे √5 को -√5, इस तरह आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा बल्कि ये जो होगा। ठीक है, √5 को -√5। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे आते हैं। शुद्ध द्विघात बहुपद को कैसे सोल्व करें, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि बहुपद 4x स्क्वायर -4x + 1 के शून्यकों का योग है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 4 या फिर -4 और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। तो देखिएगा जब भी शून्यकों का योग पूछेगा ना तो देखिएगा, और यहाँ पे द्विघात बहुपद होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, और b जो होता है ना एक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है, -4 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -4 लिखेंगे बटे, और a जो होता है ना ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का 4 तो कट गया, तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि x स्क्वायर + 4x + 4 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में आपको 1,4 या फिर 2,2 या फिर -2,2 या फिर 2,1/2। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न जो है ना बराबर पूछे आते हैं। तो देखिएगा जो भी शून्यक दिया हुआ है ये तो एक प्रकार का द्विघात बहुपद हो गया। इसको जो है ना हम लोग इस प्रकार सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है 4x फिर 4, इसको पहले क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, 4x को लिख सकते हैं, 2x + 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, बराबर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर और x में कॉमन हो जाएगा आपका x, तो यहाँ पे आपका बच गया x
प्लस 2, फिर यहाँ पे देखिएगा 2 और 4 में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो दोनों में से कोई एक को ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस 2 यहाँ पे भी ले लेंगे, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे और इस x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -2 और यहाँ पे भी x बराबर कितना हो जाएगा, -2, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, -2, -2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि आपसे जो है ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बस चुटकियों में बन जाएगा। इसीलिए हम जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहे हैं ना, तो उस कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान से देखना है और ध्यान से रिवीजन करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को, देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि 1/√3 बराबर है, ऑप्शन ए में आपका दिया tan 60 डिग्री का, या फिर cos 45 डिग्री का, या फिर sin 30 डिग्री का, या फिर tan 30 डिग्री का। तो दोस्तों 1/√3 जो बराबर होता है ना, ये tan 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको रेडियन में पूछा जाए ना, तो अगर आपका वैल्यूज रहेगा ऑप्शन में रहेगा tan π/6, तो आपका tan π/6 जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि tan π/6 का जो वैल्यूज होता है 1/√3 होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि tan 45 डिग्री का मान है, ऑप्शन ए में आपका 0 या फिर 1, और ऑप्शन सी में आपका 2, या फिर ऑप्शन डी में आपका 3। तो दोस्तों tan 45 डिग्री का जो वैल्यूज होता है ना 1 होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कोट 45 डिग्री का भी जो मान होता है ना कितना होता है, 1 ही होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा कि यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखिएगा इसको पहले सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 sin a बराबर √3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे sin a को a से छोड़ देंगे और 2 गुना में है ना, जब राइट साइड में जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा sin a बराबर हो जाएगा आपका sin a, तो देखिएगा हम लोग जानते हैं जो √3/2 होता है ना sin 60 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को, देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि यदि कोड स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान कितना होगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आप लोग को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोड स्क्वायर थीटा बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग कोड थीटा को बस ऐसे छोड़ देते हैं तो कोड थीटा बराबर कितना हो जाएगा, राइट साइड में स्क्वायर जाने के बाद क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी कि √3। तो देखिएगा कोड थीटा बराबर, यहाँ पे देखिएगा कोड कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो दोस्तों कोड जो है ना 30 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पे कोड से कोड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यूज कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को, देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या रहा है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान होगा, ऑप्शन ए में आपका 0 डिग्री, या फिर 30 डिग्री, और ऑप्शन सी में आपका 60 डिग्री, या फिर 45 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे sin थीटा जो है ना cos थीटा के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। तो देखिएगा थीटा का मान अगर हम लोग 45 डिग्री लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे sin 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका cos 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पे sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। हम लोग जानते हैं जो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं, यानी कि थीटा का 45 डिग्री लेते हैं ना, तो दोनों आपस में sin थीटा जो है ना cos थीटा के बराबर हो जाता है, जो कि यहाँ पे थीटा का मान कितना लिए है, 45 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया y निर्देशांक, या फिर x निर्देशांक, या फिर कोटि, और ऑप्शन डी में आपका दिया y अक्ष। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप लोगों को बताना है कि किसी भी बिंदु y अक्ष से दूरी जो कहलाता है ना x निर्देशांक कहलाता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि
3, का भुज है। तो दोस्तों भुज जो होता है ना, देखिएगा भुज का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह लेंगे तो यहाँ पे x की जगह कितना है, 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 3, 4 का भुज क्या होता है, भुज जो होता है ना x होता है, ठीक है। यहाँ पहला वाला क्या होगा, आपका भुज होगा। तो इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो दोस्तों मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना 0,0 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका तो प्रथम या फिर द्वितीय और ऑप्शन सी में आपको तृतीय या फिर चतुर्थ। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कार्तीय तल बना लेते हैं। तो ये जो होता है ना प्रथम चतुर्थांश होता है, जो प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है ना प्लस प्लस होता है। इसी तरह जो दूसरा चतुर्थांश का निर्देशांक होता है ना कितना होता है, माइनस प्लस होता है। और तृतीय का क्या होता है, माइनस होता है। और दोस्तों चतुर्थ का जो होता है ना प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4, यानी कि 4 प्लस में है और 3 जो है ना माइनस में है। तो प्लस -3 जो होगा ना कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थांश में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ऑप्शन ए में आपका तो समरूप या फिर सर्वांगसम या फिर समानुपाती, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज जो है ना समरूप होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है मैथ्स के जो है ना 20 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर किए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 20% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस 20% को अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20% में से आप लोग को कितना प्रश्न जो है ना पहले से सोल्व करने आता था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे जो आज का होमवर्क प्रश्न लिए हैं तो उसी से संबंधित लिए जो आप लोग को इस कॉन्सेप्ट में बताए थे। देखिएगा 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, इसको आप लोग को सोल्व करना होगा। शांत होगा या फिर अशांत होगा या फिर आवृत्ति होगा या फिर कोई नहीं। तो इसको जो है ना सबसे पहले आप लोग सोल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद जो है ना आप लोग बताइएगा कि 6/15 का राइट आंसर क्या होगा। इसका शांत होगा या फिर अशांत होगा या फिर आवृत्ति होगा या फिर कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ में भी बताना है कि 20% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न सोल्व करने आता था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को दिल से बताना, ठीक है। तो क्लास 10 के ऑल विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस इसके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं www.majortarget.co.in पे जाके जो है ना आप लोग क्लास 10 के ऑल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो है ना फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। वहां पे जो है ना सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताए गए।